शुरू करना है। साथियों, दोपहर का सत्र शुरू हो चुका है और इस सत्र में बोलने वाले जो वक्ता है उन लोगों ने अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इस सत्र के लिए दो विषय रखे गए हैं। मॉब लिंचिंग के द्वारा SC ST NT DNT मुस्लिम क्रिश्चियन VJNT के अंदर के लोगों की हत्या करवाना और मराठा OBC और मराठा धनगर इन लोगों के बीच में झगड़ा लगाना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है। दूसरा विषय है बामसे से संलग्न सभी जो संगठनाएं हैं उन संगठनाओं को दिशा निर्देश और नियंत्रण में और आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने से ही निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है, एक गंभीर चिंतन। ऐसे दो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। तो इस विषय पर मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो दो विषय है, इस विषय में जो पहला मॉब लिंचिंग के संदर्भ वाला विषय है उस पर मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूँ। 2014 में देश में सबसे पहले केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 2014 के पहले 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 24 छोटे मोटे मध्य दलों ने समर्थन दिया था और उनके समर्थन से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। इसका मतलब ये है कि 99 में अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर अपने खुद के समर्थन में केंद्र की सत्ता में नहीं आई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी 24 दलों के समर्थन से केंद्र की सत्ता में पहुंची थी। अगर इसीलिए कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 283 सीटें, दो जगह नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और वडोदरा में 2 जगह चुनाव जीता था। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र की सत्ता में आई, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? पहले इस बात को जानना और समझना जरूरी है कि ये चमत्कार कैसे हुआ। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चादर बिछाने वाला एक कार्यकर्ता था और उसके वास्तविक नेता अटल बिहारी और अडवाणी थे। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बनाने वाले।
टॉलेस्ट नेता, सबसे बड़े नेता, उन्होंने दोनों ने मिलकर आपस में समन्वय परफेक्ट समन्वय बनाकर पूरी ताकत लगाकर ज्यादा से ज्यादा 182 सीटें जीती, कई बार चुनाव जीतकर 182 से ज्यादा सीटें वो कभी भी जीत नहीं पाए। तो फिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिंगल हैंडेडली 283 सीटें जीतने में कैसे कामयाब हुए? इसके पीछे क्या चमत्कार है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इस रहस्य को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। मैं विरोध में क्यों कह रहा हूं, इसे भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 29 में जो जजमेंट लिखा है, उस जजमेंट में उन्होंने लिखा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये अपने जजमेंट में लिखा। और उस जजमेंट में और एक बात लिखा, इस वजह से भविष्य में केवल ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव नहीं होगा, भविष्य में ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन भी लगाई जाएगी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी था। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा किए थे कि ईवीएम के द्वारा घोटाला करके कांग्रेस ने 2004 में 2009 में चुनाव जीता। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके केस को रिजेक्ट किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कि ईवीएम के द्वारा घोटाला होता है, इस बात को स्वीकार किया और ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर में उन्होंने ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यह आदेश दिया। और 2014 का चुनाव ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव करने का आदेश दिया। मगर चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस पर अमल नहीं किया। और अमल नहीं किया, इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस और आरएसएस के बीच में समझौता हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, क्योंकि अडवाणी ने और चंद्रबाबू नायडू ने इसको इशू बनाया था। उसका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, उसके वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, अडवाणी के वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए अडवाणी इस बात को नहीं मानेंगे, इसलिए केस करने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे और उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जब 2011 को या 2012 को जब नोटिस इशू किया
नोटिस में उन्होंने केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में हड़कंप मच गया और उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अडवाणी को रोका जाए, मगर बीजेपी के अंदर का कोई भी नेता अडवाणी जैसे सर्वोच्च नेता को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए कांग्रेस को आरएसएस के पास जाना पड़ा और आरएसएस के साथ मिलकर कांग्रेस ने गुप्त समझौता किया कि हमने 2004-2009 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, मगर आरएसएस को और बीजेपी को चुप रहना होगा या अडवाणी जी को चुप करना होगा। अडवाणी को कांग्रेस ने सोचा एक ही शक्ति भारत में है जो अडवाणी जी को चुप करा सकती है और उस शक्ति का नाम आरएसएस है, और आरएसएस ने बाद में अडवाणी को चुप कराया और इतने बड़े पैमाने पर चुप कराया कि राजनीति से विजनवास में ही उनको भेज दिया। और इस तरह से जब कांग्रेस का आरएसएस का गुप्त समझौता हुआ तो कांग्रेस ने ये आरएसएस को कहा कि फिर अडवाणी का तो बंदोबस्त तो हो जाएगा, मगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का क्या होगा? तो आरएसएस ने कहा वो अभी हमारा पुराना कार्यकर्ता है, अटल बिहारी के साथ उसकी नहीं बनती थी, इसलिए विवाद खड़े होने की वजह से वो जनसंघ से बाहर गए, जनता पार्टी से बाहर गए। उनको भी हम समझा बुझाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी को समझाया गया और समझा बुझाकर उसको वादा किया गया कि उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा और बहुमत मिलने के बाद अगर आप चुप रहोगे तो हर हालत में बहुमत मिलेगा तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी एक आदमी की जो जनता पार्टी थी वो छोड़कर बीजेपी में आ गए, और जब नरेंद्र मोदी को बहुमत मिल गया तो नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का मेंबर बनाया, जीवीएल नरसिंह राव को भी बनाया जिसका कोई बीजेपी में कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसको भी राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो इस तरह से समझौता कांग्रेस ने किया और सुब्रमण्यम स्वामी को भी चुप कराया गया, और इसके आधार पर 2014 का चुनाव बगैर पेपर ट्रेल मशीन के करवाया गया, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली। दो सीटों पर नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से चुनकर आए थे, तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ी। इसका मतलब है 282 सीटें उनके पास रही। उनको 272 सीटें चाहिए थी 543 में, मगर उनके पास 11 सीटें ज़्यादा थी। 2014 के लोकसभा में केवल बीजेपी को 31% वोट पड़े थे, और 31% वोटों के आधार पर आज तक 283 सीटें किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिली। ये आंकड़ों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि 14 के पहले किसी भी राजनीतिक दल को 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें मिले हो ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इस तरह से ईवीएम में घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद आप अगर थोड़ा 2014 तक पीछे जाकर देखो तो आपको पता चलेगा, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में मॉब लिंचिंग ये नया शब्द वजूद में आया। उसके बाद ही मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गया। यानी यदि
मुसलमानों की जो भी गाड़ियां होती थी उन गाड़ियों को रोका जाता था। 10, 20, 25, 50 लोग बजरंग दल के इकट्ठा होते थे, उस ट्रक को रोकते थे या उनको रोकते थे, ड्राइवर को रोकते थे या रोककर उनको मारते थे। और कई जगह लोगों को जय श्री राम कहने के लिए जबरदस्ती करते थे और मॉब लिंचिंग के द्वारा अगर उसने नहीं कहा तो उनकी पिटाई करके उनकी हत्या करते थे। ऐसी घटनाएं सारे देश भर में हुई। ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड लगभग 120 है जगह ऐसी घटनाएं हुई। और ये घटनाएं केवल मात्र मुसलमानों के साथ नहीं हुई, क्रिश्चियनों के साथ नहीं हुई, शेड्यूल कास्ट के साथ हुई, शेड्यूल ट्राइब के साथ हुई, नोमैडिक ट्राइब के साथ हुई। और इन लोगों को मॉब के द्वारा मारा जाता था। और ये जो मॉब के द्वारा मारने वाले लोग ज़्यादातर बजरंग दल के और ज़्यादातर SC, ST, OBC के लोग हुआ करते थे। तो इस तरह से या महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो कुणबी मराठा लोग हुआ करते थे। जो सरकारी दस्तावेज और आंकड़े और FIR के आंकड़े अगर छानबीन कर लो तो आप लोगों को ये सारी बातें मिलेगी। मगर मॉब लिंचिंग का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद ही ऐसा हुआ। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार लाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि भारत के राजनीति में कांग्रेस ही थी जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय में EVM मशीन को लाने का काम किया। कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा अभिषेक मनु संघवी के माध्यम से संसद में EVM का प्रस्ताव रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने समर्थन दिया। और सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति थे उन्होंने समर्थन दिया। और इस तरह से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर, 3 राष्ट्रीय पार्टियों ने मिलकर EVM का षड्यंत्र भारतीय लोकतंत्र पर थोप दिया और लोकतंत्र की हत्या कर दी। और जब से ऐसा हुआ, इसे समझना जरूरी है। मॉब लिंचिंग का इतिहास हमें समझना बहुत जरूरी है। मॉब लिंचिंग का इतिहास अगर नहीं समझोगे तो बात समझ में आने वाली नहीं है। जब ये घटनाएं सारे देश भर में होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या उनकी जो राज्य सरकारें होती थी उनकी राज्य सरकारों को द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली मशीनरी होती थी वो मूक दर्शक बनी रहती थी, बल्कि वो उसमें शामिल होती थी और शामिल होकर ये सारा का सारा काम करती थी और उनके द्वारा ये सारा का सारा काम किया जाता था। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग भी बामसेफ के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, जैसे ब्राह्मण लोग मुस्लिम और क्रिश्चियनों का विरोध करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि उनको विरोध करने का अधिकार है, संविधान के अनुसार विरोध करने का अधिकार है। और हम भी एग्जाम्पल के लिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कांग्रेस का विरोध करने के लिए बीजेपी, RSS के लोग झूठ का सहारा लेते थे और जिन लोगों को SC, ST, OBC के लोगों को वो मुसलमानों के विरोध में भड़काते थे, यानी गलत धारणाएं बोलते थे कि ये पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए अपने बस्तियों में फटाके फोड़ने वाले लोग हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट मैच में जीत जाता है तो ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं
वो उनको भड़काने का काम करते थे। और इस वजह से ये जो गुमराह होने वाले SC ST OBC के लोग हैं, इनको गुमराह किया जाता था और इनको ये कहा जाता था कि ये लोग तुम्हारे धर्म का विरोध करते थे और इस तरह से मुस्लिम विरोधी भावना पैदा करते थे और मुस्लिम विरोधी भावना के आधार पर इन लोगों को भड़काकर उनका इस्तेमाल करते थे, ऐसा देखा गया है। क्योंकि मॉब लिंचिंग में कभी कोई ब्राह्मण मॉब लिंचिंग करता हुआ कभी भी दिखाई नहीं देता। मॉब लिंचिंग में सारे देश भर का जो डाटा उपलब्ध हुआ, उस डाटा में कहीं पर भी कोई भी ब्राह्मण मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मारते हुए कभी भी नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण निर्दोष है, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही बजरंग दल का संगठन तैयार किया जो SC ST OBC के लोगों का है, और उन लोगों को उनके अंदर झूठा धर्माभिमान निर्माण किया जाता है और मुसलमानों के विरोध में झूठा धर्माभिमान निर्माण किया जाता है। गर्व से कहो हम हिंदू है, ऐसा निर्माण किया जाता है। उन लोगों को यह भी पता नहीं है कि वो हिंदू है या नहीं है। वो जिस धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको यह भी पता नहीं है कि वो कौन से धर्म की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इन किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। हिंदू हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा जब वो भारत में आए और उन लोगों ने पर्शियन भाषा भारत में लाई, उन्होंने ये शब्द अपने आप को पराजित प्रजा से अलग रखने के लिए, कहीं अपने लोग, हमारे लोग कहीं इन प्रजा में मिक्स ना हो जाए, अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि हम जेता लोग हैं, विजेता लोग हैं और यहाँ के पराजित लोग हैं, कहीं हमारे लोग पराजितों में मिक्स ना हो जाए, इसलिए अपनी आइडेंटिटी अलग बनाए रखने के लिए इनको नाम दिया हिंदू। यानी हिंदू का मतलब है पराजित लोग, हारे हुए लोग। तो ब्राह्मणों ने मुगलों को कहा, मुसलमानों को कहा कि हम हारे हुए लोग नहीं हैं, आप तो अभी अभी आए हैं, हम आपके पहले आए हैं। जिस तरह से आप आक्रमणकारी है, उसी तरह से हम भी आक्रमणकारी है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो हम भी हिंदू नहीं हैं। और इस तरह से मुगलों के काल में ब्राह्मणों को जिजिया कर से एग्जम्पशन किया गया था। ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। और उस समय ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से अगर ये इस धर्म का नाम हिंदू नहीं है तो फिर वास्तविक नाम क्या है? तो इस धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है। अगर इसका नाम ब्राह्मण धर्म है तो यह समझना जरूरी है कि जो भारत के SC ST OBC के लोग हैं, उनको अगर 3000 साल से किसी ने गुलाम बनाकर रखा तो ब्राह्मणों ने और ब्राह्मण धर्म ने गुलाम बनाकर रखा। अगर ब्राह्मण और ब्राह्मण धर्म ने इन लोगों को गुलाम बनाकर रखा तो SC ST OBC के लोग क्या उस ब्राह्मण धर्म की रक्षा करना चाहते हैं? जिस ब्राह्मण धर्म ने 3000 साल में, अगर 20 साल की एक पीढ़ी मानी जाए तो 150 पीढ़ियों को SC ST OBC के या मूल निवासियों के 150 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। ये सारा रिकॉर्ड है। और इन्होंने ही वर्ण व्यवस्था बनाई, जिसके द्वारा इनको गुलाम बनाया। वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, अस्पृश्यता बनाई, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया,
शूद्रत्व ओबीसी पर सौंपा, घुमंतु जातियों पर उनको बहिष्कृत किया, आदिवासियों को अलगीकरण किया और महिलाओं को दास बनाया। ये व्यवस्था है ब्राह्मणी धर्म की, जिसके द्वारा इनको गुलाम बनाया गया। और जिनके अंदर इस तरह की भावना निर्माण की जा रही है और जिसका मॉब लिंचिंग के लिए मुसलमानों और क्रिश्चियनों के विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो या तो अनपढ़ लोग हैं या तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। और आधे पढ़े लिखे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके पास आधा ज्ञान होता है और ज़्यादा उनके पास ज्ञान, और ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, जानकारी भी आधी होती है, तर्क करना नहीं जानते हैं, तथ्य उनके पास होता नहीं है, इसलिए उनका आसानी से इस्तेमाल करना संभव होता है। यही एक बड़ी वजह है कि आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकार ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हर 14 साल के व्यक्ति को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। उसके बजाय भारत का लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण भारत का लोकतंत्र सफल करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि लोकतंत्र के सफल होने से ब्राह्मण तंत्र विफल हो जाएगा। दो में से एक ही तंत्र चल सकता है, या तो ब्राह्मण तंत्र चल सकता है या तो लोकतंत्र चल सकता है। अगर लोकतंत्र चलेगा तो ब्राह्मण तंत्र विफल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के ब्राह्मणों ने, जो कांग्रेस पर नियंत्रण करते थे, उन्होंने कभी भी लोकतंत्र को सफल करने के लिए कभी कोशिश नहीं की और 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का काम नहीं किया। इसकी वजह से SC ST OBC के लोग या तो अनपढ़ रहे या तो आधे पढ़े लिखे हो गए। उन्हीं लोगों का आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा करके इन लोगों को भड़काते हैं, उस तरह से हम भी ब्राह्मणों के विरोध में लोगों को जागृत करते हैं। तो हम डाटा बताते हैं, तथ्य बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, एविडेंस देते हैं, तर्क करते हैं, दलील देते हैं और सारी बातें प्रमाणित करके एविडेंस के साथ देते हैं और सारी बातें बताते हैं। और हम किसी को भड़काते नहीं। हमारे कहने से कभी हमारे कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को मॉब लिंचिंग करके ब्राह्मण को धरा, पकड़ा, बांधा, मारा, हत्या किया, एक भी घटना नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं और संविधान पर हमारी असीम निष्ठा है, उसके आधार पर काम करते हैं। ये बात साथियों मैं समझाने के दृष्टि से आप लोगों को बता रहा हूं और ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फंडामेंटल बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बात आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग कभी भी अपने लोगों को झूठ की जानकारी नहीं देते हैं और लोगों को सवाल पूछने के लिए बोलते हैं और सारे बातों का जवाब और तथ्य और फैक्ट बताते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं और फिर जाकर हमारे लोग यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। हम अंधे लोग तैयार नहीं करते, लंपट लोग तैयार नहीं करते, अंधभक्त तैयार नहीं करते हैं। और इस तरह से ऐसे विवेकशील लोग तैयार करते हैं। इसलिए हमारे लोग कभी भी ब्राह्मणों का मॉब लिंचिंग करने का काम नहीं करते हैं। ये तुलना मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारे द्वारा इस तरह से लोग तैयार नहीं किए जाते हैं, ये ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किए हुए लोग हैं। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से अगर बाहर निकलना है, इस परिस्थिति से अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? इस परिस्थिति के लिए सबसे अहम जरूरी है, क्योंकि SC ST OBC के लोगों को मुसलमानों के विरोध में जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो उन लोगों को जगाना होगा। हमारे पास ऐसे सबूत है कि जहां हमने ऐसी ताकत पैदा की, जहां हमारे संगठन का प्रभाव ज्यादा है, वहां इस तरह के लोग उनको मिलना मुश्किल हो जाते हैं और फिर वो प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे पास है। प्रशासन में ज्यादातर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, शासन सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये इसको काउंटर कैसे किया जाए? तो काउंटर करने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि इन लोगों को जगाया जाए। इन लोगों को जगाया जाए तो किसको जगाया जा सकता है? जिनको झूठी जानकारी देकर भड़काया गया हो, उनको जगाया जा सकता है। जो इग्नोरेंस में है, झूठी जानकारी देकर जो आदमी गलत आचरण करता है, कहा जा सकता है कि वो इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है। तो जो अज्ञानी आदमी होता है उसको जगाया जा सकता है। तो उसको जगाने का जरूरत है। तो एससी एसटी ओबीसी का ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मण इग्नोरेंस में नहीं है। ब्राह्मण ये सारी लोगों को इंस्टिगेट करने का, गलत और झूठी जानकारी देने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ये जानकारी देते हैं एससी एसटी ओबीसी को, जिनको कुछ भी पता नहीं हो, कहते हैं कि मुसलमानों को 4-4 औरतें करने का अधिकार है। 4-4 औरतें करते हैं, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। इन्हें ऐसी झूठी जानकारी देते हैं। भारत में महिलाओं का प्रमाण 1000 में सभी लोगों को मिलाकर 1000 में 900 है। अगर सारे के सारे पुरुष शादी करना चाहे तो सभी के लिए शादी करने के लिए 900 औरतें हैं। आदमी 100, आदमी 1000 है और औरतें 900 है। तो सभी अगर शादी करना चाहे तो 100 औरतें कम पड़ती है। एक शादी करने के लिए औरतें उपलब्ध नहीं हैं। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बात दिखाई देती है। अब ये बात सही हो सकती है कि ब्राह्मणों के घरों में 1 या 2, मुश्किल से 2 लड़के बच्चे होते हैं। उसके मुकाबले में मुसलमानों के घर में 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, 4 बच्चे हो सकते हैं। मगर एससी एसटी ओबीसी के घरों में तो 4, 5, 6, 7, 11 तक बच्चे होते हैं। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए ये उदाहरण मैं बता रहा हूं, जनसांख्यिकी का जो विश्लेषण सामने आया उसके आधार पर ये बातें बता रहा हूं। तो इसका मतलब है जो एससी एसटी ओबीसी का आदमी जो अनपढ़ है, उसको तुलना करने की अकल कहां से होगी? उसके पास डाटा कहां से आएगा? कंपैरिजन करना का हुनर कहां से आएगा? जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास कहां से अकल आएगी? विश्लेषण करने के लिए जो योग्यता चाहिए ग्रेजुएट आदमी में भी नहीं होती। इतना आसान काम नहीं है। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग प्लान बनाकर, योजना बनाकर, विचार पूर्वक ऐसा करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी संख्या सारे देश भर में 3.5% है। ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है। अगर 100 करोड़ जनसंख्या माना जाए तो 3.5 करोड़ ब्राह्मण हैं। उन 3.5 करोड़ को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो 3.5 करोड़ को 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख ब्राह्मण एडल्ट, 1 करोड़ 15 लाख महिलाएं और 1 करोड़ 15 लाख बच्चे।
तो अगर वो एडल्ट पुरुष 1,15,00,000 है केवल, ये महिलाएं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर भारतीय है। तो इस तरह से 1,15,00,000 जो है, इनके पास इतनी ही संख्या है, एडल्ट इनकी संख्या है जो वोट डाल सकते हैं। तो इनके पास अगर 1,15,00,000 का आंकड़ा माना जाए 100 करोड़ में, तो ये 1.25%, बहुत ज्यादा हुआ 1.25%, 1.25% भी पूरी तरह से नहीं। तो जो 1.25% लोग हैं वो देश की राज्य सत्ता पर किस तरह से काबिज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये केवल अल्पसंख्यक नहीं है, माइक्रो अल्पसंख्यक लोग हैं। वो 15% मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं, वास्तव में ब्राह्मण अल्पसंख्यक है भारत में। SC ST OBC के लोग बहुसंख्यक लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं। और डीएनए के अनुसार ब्राह्मण जो है, केवल एडल्ट ब्राह्मण जो है वो केवल 1.25% है। तो इसलिए वो मुसलमानों के विरोध में भड़काकर SC ST OBC के जो बहुसंख्य लोग हैं उनको अपने कैंप में लाते हैं और अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाते हैं। मुसलमानों का भी इसमें एक रोल है। मैं मुसलमानों को बहुत बार ये बात समझाता हूं कि मुसलमान ऐसा मानते हैं, जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू हैं। यानी ऐसा कहकर, ऐसा बोलकर मुसलमानों ने ब्राह्मणों की अल्पसंख्य, माइक्रो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को एक प्रकार से मदद करने का काम किया। ये इनोसेंटली मदद करने का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर मुसलमानों ने ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का काम किया। मुसलमानों ने इग्नोरेंटली ऐसा काम किया, इनोसेंटली ऐसा काम किया। उनको मालूम ही नहीं है, वो ऐसा मानते हैं सारे इंसान बराबर है, ऐसा इस्लाम कहता है, इसलिए सारे धर्म ऐसे ही होंगे। ये बात गलत है। इसलिए ब्राह्मण जो मुसलमान नहीं है, बाकी सारे हिंदू है, ये जितना जल्दी ब्राह्मण मुसलमान कहना बंद कर देंगे उतना जल्दी ब्राह्मण अल्पसंख्य हो जाएगा। मगर मुसलमान इनोसेंटली ब्राह्मणों को मदद करने का काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसकी वजह से SC ST OBC जो मूल निवासी है उनको भी इनडायरेक्टली मुसलमान हिंदू कहकर, जो जागृत लोग हैं वो हिंदू कहकर उनको भी चिढ़ाने का काम करते हैं। इससे भी उनके अंदर दुश्मनी का भाव पैदा होता है, जो मुसलमानों के हक में और हित में नहीं है। इसके लिए मुसलमानों को सतर्क होना, जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो मुसलमानों को SC ST OBC के लोगों को जगाने की बात दूसरी है। पहले अपने आप को, अपने दुश्मनों की रणनीति समझना होगा, दुश्मनों के दाव पे समझना होगा। ये अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य कैसे बनते हैं उसको समझना होगा, और समझने के बाद अपनी रणनीति बनानी होगी। और अपनी रणनीति बनाने के बाद ही वो अपना काम कर सकते हैं। दूसरी एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि यदि मुसलमान SC ST OBC को जगाना चाहते हैं तो मुसलमानों के बारे में जो दुश्मनी का भाव SC ST OBC के अंदर ब्राह्मणों ने पैदा किया, इसलिए मुसलमान SC ST OBC के बीच में जाकर उनको जगाने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर दुश्मनी का भाव पैदा किया गया है। फिर उनको जगाने का काम कौन करेगा? तो उनको जगाने का काम हमारे जैसे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के संगठन कर सकते हैं। और अगर ये संगठन जगाने का काम कर सकते हैं तो मुसलमानों को चाहिए इन संगठनों का समर्थन करें। यानी वाम सेब का समर्थन करे, भारत मुक्ति मोर्चा का समर्थन करे, बहुजन क्रांति मोर्चा का समर्थन करे, ऐसा उनको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जो भारतीय मुसलमान हैं वो भारत के मूल निवासी है, वो भारत से बाहर से आए हुए नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य के समय में भारत का नक्शा अफगानिस्तान तक का था, और अफगानिस्तान तक के लोग अगर आज के तारीख में भारत में हैं
वो सारे के सारे भारतीय लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं अफगानिस्तान तक के। पाकिस्तान का बॉर्डर भी अफगानिस्तान में अशोका के पिता ने अशोका को कंदाहार में वहां जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को खत्म करने के लिए भेजा था और उसमें वो सफल होकर वापस लौटा था। वो महान आदमी था, वहां तक राज था। सम्राट मौर्य के समय का जो भारत का नक्शा है आज भी वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वहां तक के लोग भारतीय लोग माने जा सकते हैं। और ये जो भारतीय लोग हैं ये सारे के सारे भारतीय लोग हैं और ये सारे बुद्धिस्ट लोग थे। जो सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे वो जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या ब्राह्मणों ने की उसके बाद भारत में जो बुद्धिस्ट लोग थे ये बुद्धिस्ट लोग इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए। जो नहीं हुए वो भी पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं और जो हुए वो भी पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। यानी भारत के जो आज के जो मुसलमान हैं वो 95% जो मुसलमान हैं वो सारे मुसलमान भारत के पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले समय में इसका बड़ा रिसर्च करने का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ इसे प्रमाणित करने का कार्य आने वाले समय में हम लोग करेंगे। सुधा श्रीवास्तव ने लखनऊ में डीएनए के आधार पर रिसर्च करते हुए एक रिपोर्ट बनाया था। उस रिपोर्ट में डीएनए के आधार पर रिपोर्ट बनाया था। तो वो जागरण नाम का जो पेपर है लखनऊ का, उसने खबर छापी थी कि मुसलमानों के पुरखे हिंदू थे। इसका मतलब सिद्ध होता है कि मुसलमानों के पुरखे हिंदू नहीं थे। प्राचीन भारत में वो जो बुद्धिस्ट थे वो मुसलमानों के आगमन के बाद में जो बुद्धिस्ट थे वो लोग इस्लाम में कन्वर्टेड हो गए। इसका मतलब ये होता है वो हिंदू नहीं थे, बुद्धिस्ट थे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इतिहास, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। मैं जो तथ्य बता रहा हूं उस तथ्य को संदर्भ के साथ ग्रहण करना चाहिए। एग्जाम्पल जब मैं देता हूं तो एक उदाहरण दे के बता रहा हूं। और ब्राह्मणों को मेरी चुनौती है कि जो बात मैं कह रहा हूं उसे वो गलत साबित कर दे। आज तक कोई ब्राह्मण मेरी बात को गलत साबित करने में कामयाब नहीं हुआ, न कर सकता है। मेरे साथ बहस करने के लिए वो तैयार नहीं है क्योंकि उनको मालूम है हम लोग झूठ पर खड़े हैं। यानी वो लोग झूठ पर खड़े हैं, हम तो तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ खड़े हैं और उसके आधार पर हम अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से जो मुसलमान हैं वर्तमान के वो वास्तव में पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं और इस हिसाब से वो भारतीय मुसलमान हैं। और SC ST OBC के लोग भी पूर्व के बुद्धिस्ट है, मगर वो हजारों सालों को उनको इग्नोरेंस में रखने की वजह से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी भूले हुए लोग हैं। मगर इतिहास के द्वारा अभी वो आइडेंटिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अब ये बात समझ में आ रही है। ब्राह्मणों ने साकेत के भूमि पर कब्जा करके, जबरदस्ती करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ऐसा करने से जो SC ST OBC के लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को या माइनॉरिटी के लोगों को वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा को साथ सहयोग और समर्थन करना चाहिए। यदि वो समर्थन करते हैं तो समर्थन करने से क्या होगा? समर्थन करने से SC ST OBC के लोग ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। जब वो ताकतवर बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम SC ST OBC का इस्तेमाल ब्राह्मणों के द्वारा करना संभव नहीं होगा। ब्राह्मण लोग आज के तारीख में सत्ता का मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यायालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता के आधार पर। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ चुके हैं। EVM का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अब मुसलमानों के सामने हम लोगों को, SC ST OBC के लोगों को, जिनकी संख्या 74.5% है, समर्थन
करने के अलावा बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचा हुआ है। अगर वो हमारा समर्थन करते हैं तो ये लोग शक्तिशाली बनेंगे, ताकतवर बनेंगे। इनके बीच में इत्तेहाद कायम होना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए। और जब इत्तेहाद कायम होगा, भाईचारा कायम होगा, तो इससे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब ये ताकतवर होंगे तो एससी एसटी ओबीसी के लोग, जो गुमराह एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको जाकर के समझाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गुमराह लोगों को जगाया जा सकता है, दिशाहीन लोगों को जगाया जा सकता है, इग्नोरेंट लोगों को जगाया जा सकता है, मगर ये जगाने का काम कोई भी नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमान जो करना नहीं चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। मैं मजबूरन ये लॉकडाउन में घर में रहता हूँ तो टीवी देखना पड़ता है समय व्यतीत करने के लिए। तो वहाँ पता चलता है कि जो ब्राह्मणों के चैनल्स है वहाँ मुसलमानों को, मौलानाओं को बुलाया जाता है, और टीवी के अंदर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा किया जाता है। और वो मौलाना उनके दाव पेच को समझते नहीं हैं। मैं ये कहता हूं उन मौलानाओं को या मुसलमानों को, ब्राह्मणों के किसी चैनल पर जाकर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं मुसलमान। क्या करना चाहिए? एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जगाने का काम करना चाहिए। वो जगाने का काम वो खुद कर नहीं सकते। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा जगाने का काम कर सकता है। उनको अगर वो साथ देते हैं तो वो ज्यादा ताकतवर होंगे। ज्यादा ताकतवर लोग समाज में जाकर जगाने का काम कर सकते हैं और ज्यादा सफल हो सकते हैं। और इसका परिणाम ये भी होगा कि वो आने वाले समय में राज्यों और केंद्र की सत्ता में भी पहुंच सकते हैं। अगर राज्य और केंद्र की सत्ता में पहुंचते हैं तो इन लोगों का सारा खेल फेल हो जाएगा। ये भी मुसलमानों को करना चाहिए, क्रिश्चियनों को करना चाहिए, या दूसरे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको करना चाहिए। ये वो करने का काम कर नहीं रही है। कांग्रेस के लोग अपने को मुसलमानों को कहते हैं हम सेकुलर है, मुसलमान भी उनको कहते हैं सेकुलर है, और सेकुलर के नाम पर उनको वोट देते हैं। वोट लेने के बाद कांग्रेस के लोग आरएसएस को अंदरूनी मदद करते हैं, चुपकर मदद करते हैं, गुप्त रूप से मदद करते हैं। राम मंदिर बनाने में गुप्त रूप से उन्होंने मदद किया। इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास में हैं। 1949 में जब रामलला की मूर्ति वहां रखी गई थी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस का गोविंद वल्लभ पंत था और देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। इनका प्रशासन था, तब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रखी गई। इसके भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जिस प्रशासन का प्रमुख गोविंद वल्लभ पंत थे, उनके प्रशासन ने मूर्ति रखने के लिए मदद की। ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। ये मूर्ति गोरखपुर से लाकर उनके वहां मूर्ति रखने के लिए प्रशासन ने, फैजाबाद के डीएम जो नायर था उसने मदद की। तो जो सेकुलर कहने के नाम पर मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं, तो सेकुलर के नाम पर वोट देते हैं, और सेकुलर के नाम वोट देने के बाद वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद गुप्त रूप से आरएसएस को मजबूत करने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस ने आरएसएस को आजाद भारत में मजबूत नहीं किया होता, बीजेपी को मजबूत नहीं किया होता, ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस ने समझौता आरएसएस बीजेपी से नहीं किया होता, तो केंद्र की सत्ता में पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं पहुंचती। तो कांग्रेस ने पहुंचाया, जिसे मुसलमान सेकुलर कहते हैं। किसी मापदंड में जवाहरलाल नेहरू सेकुलर नहीं थे। 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। जवाहरलाल नेहरू पहले नंबर के ब्राह्मणवादी थे। इतने ब्राह्मणवादी, इतनी टिकटें तो बीजेपी वाले नहीं देते। बीजेपी वाले इतनी टिकटें नहीं देते ब्राह्मणों को, जितनी टिकटें कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू ने दी। इस देश में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, जिनकी संख्या 3.5% है,
और एडल्ट ब्राह्मणों की संख्या 1.25% है। 100 करोड़ में 1.25% है। अगर 100 करोड़ में 1.25% ब्राह्मणों की संख्या है तो इसके आधार पर ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच भी नहीं बना सकते, मगर देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। कांग्रेस की मदद के बगैर ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस ने आजाद भारत में आरएसएस को मदद करने के लिए मदद किया, मजबूत करने के लिए मदद किया, तो मुसलमानों को समझना होगा। मुसलमान दूसरी एक बात कहते हैं कि आप लोग ताकतवर लोग नहीं हो, आपको हम लोग कैसी मदद करें। अरे अगर हम ताकतवर है तो फिर आपकी मदद लेने की क्या जरूरत है। हमारी संख्या 74.5% है, मगर वो 6000 जातियों के टुकड़ों में बटे हुए हैं। जिस तरह से 100% मुसलमानों ने कांग्रेस को मदद की, उसी तरह से 15% मुसलमान अगर SC ST OBC के समर्थन में खड़े हो, अगर ऐसा हो तो SC ST OBC का कोई भी दल अगर 15% मुसलमान उनको वोट दे और 0% वोट SC ST OBC का SC ST OBC के दल को पड़े, तो ऑल इंडिया में 15% वोट SC ST OBC के पार्टी को पड़ जाएंगे। बीजेपी को 31%, SC ST OBC के पार्टी को 15%। जब इनको SC ST मुसलमानों के 15% पड़ेंगे तो कांग्रेस निश्चित रूप से 8-10% से नीचे आ जाएगी। अभी कांग्रेस के वोट परसेंट जो है 18% नहीं है। अगर उसमें से 15% माइनस कर लो तो 2-4% से ज़्यादा कांग्रेस नहीं रहेगी। इसका परिणाम ये होगा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाएगी। और अगर दूसरे नंबर का ये दल हो गया, अगर दूसरे नंबर का दल हो गया तो अगली बार SC ST OBC के लोगों को लगेगा कि ये तो दूसरे नंबर का दल है। जो लोग पहले इनके समर्थन में खड़े नहीं हुए, दूसरे चुनाव में सारे के सारे SC ST OBC उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और दूसरे चुनाव में या तो वो बहुमत में आ जाएंगे या मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएंगे, और तीसरे चुनाव में केंद्र की सत्ता में इनकी सत्ता आ जाएगी। और इस तरह से जो मुसलमान SC ST OBC के साथ भाईचारा निभाने का काम करेगा, इत्तेहाद करने का काम करेगा, मजलूम और मजलूम का भाईचारा बनाएगा, इत्तेहाद करेगा, उन लोगों की अगर सत्ता केंद्र की सत्ता में आ जाती है तो मुसलमानों का प्रोटेक्शन करने का काम बहुत आसान हो जाएगा। मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए। जो करना चाहिए वो मुस्लिम कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। इसलिए मुस्लिम इस वजह से संकट में फंसे हुए हैं। और एक बड़ा कारण कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका कारण यह है कि मुस्लिम भी लैक ऑफ लीडरशिप की शिकार है। इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। आजकल आरएसएस के लोग किसी मुस्लिम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाते हैं कि तुम भी हिंदू हो, वो भी स्वीकार कर लेता है। बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो इस तरह से साथियों, ये जानने और समझने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत है। अगर ऐसा वो करते हैं तो निश्चित रूप से देश के परिस्थिति में ज्यादा नहीं, केवल 10 साल में सारा का सारा परिवर्तन आ जाएगा। एक चुनाव में परिवर्तन आ जाएगा, एक चुनाव में। कैसे? कम से कम 15% वोट हो जाएंगे ऑल इंडिया में। दूसरे चुनाव में 30% हो जाएंगे, दूसरे चुनाव में, तीसरे चुनाव में केंद्र की सत्ता में पहुंच जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो इस परिस्थिति में पूर्णतः परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। और ऐसा करने के अलावा अब मुसलमानों के पास किसी प्रकार का कोई विकल्प बचा हुआ है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। आने वाले समय में सभी प्रकार की जो माइनॉरिटी है, इस तरह का कार्य आने वाले समय में करेंगे तो भविष्य में मॉब लिंचिंग ही नहीं, जो हजारों मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान करना संभव होगा। और सारे दुनिया में दोबारा भारत को महान देश बनाने का मौका मिलेगा। जैसे सम्राट मौर्य की समय में भारत
एक महान देश था जिसका जीडीपी 31% था, ऐसा अमर्त्य सेन ने माना। डाटा के साथ प्रमाणित किया कि दुनिया में 31% जीडीपी आज तक किसी भी सरकार का, अमेरिका का भी नहीं है, ऐसा था। तो इस तरह से एक बड़ा महान देश बनाने का काम भी इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अभी मराठा, ओबीसी और धनगरों के बीच में महाराष्ट्र में झगड़ा लगाने का भी काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और कई सालों से चल रहा है और 1950 से चल रहा है। ये झगड़ा जो चल रहा है, इस झगड़े में आदिवासियों को धनगरों के खिलाफ, धनगरों को आदिवासियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो धनगरों को यह समझना होगा और जागृत होना होगा और अपने आप को इस्तेमाल करने से रोकना होगा और अपना संगठन बनाना होगा और राज्य सत्ता हासिल करने की दिशा में काम करना होगा। ऐसा काम करेंगे तो उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। इस दिशा में उनको काम करना होगा। वो जो आदिवासियों में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, उसकी वजह पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। बाबा साहब आम्बेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते थे। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन हासिल करने के लिए आदिवासियों में शामिल होना चाहते हैं। ये तो कोई समझदारी की बात है, ऐसा मैं नहीं मानता। इसको समझने की जरूरत है। अभी मैं जो दूसरा विषय है, उस दूसरे विषय के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा विषय है बामसेप की जो संलग्न संगठनाएं हैं, वो बामसेप के दिशा निर्देश और नियंत्रण और समन्वय में रहकर काम करने से ही निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, ये विषय रखा गया है। और ये जो विषय है, इस विषय को जानने और समझने की ज़रूरत है। इस विषय को जानने और समझने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये बातें बहुत अहम हैं क्योंकि संगठन से संबंधित बातें हैं। साथियों, बामसेप अब कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। बामसेप अभी 31 राज्यों में, 542 जिलों में और 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों तक फैला हुआ संगठन है। और उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं, उसकी ऑफशूट संगठन लगभग 78 संगठन हो गई है, संलग्न संगठनाएं। जब इतने सारे संगठन हो गए हैं, इतने सारे संगठन होने की वजह से बामसेप के ब्रांचेस बहुत बड़े हो गए। जैसे आरएसएस के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, संघ परिवार, उसी तरह से एक शब्द प्रयोग हम लोग करते हैं, बामसेप परिवार। तो बामसेप परिवार में अब 78 संगठन शामिल हो गए हैं, संलग्न संगठन शामिल हो गए हैं। इसलिए 78 संगठन में इतने सारे संगठन होने की वजह से नियंत्रण में रहकर कार्य करना बहुत जरूरी हो गया है, निर्देशन में कार्य करना बहुत जरूरी हो गया है, निगरानी में रहकर कार्य करना जरूरी हो गया है, समन्वय बनाकर कार्य करना जरूरी हो गया है, आपस में सहकार्य करके कार्य करना जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो हमारा अंतिम गोल है, अंतिम लक्ष्य है, आजादी हासिल करना या व्यवस्था में परिवर्तन करना, ब्राह्मणवादी सोशल ऑर्डर में परिवर्तन करना, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ये लक्ष्य और ये उद्देश्य पूरा करना जरूरी है। इसलिए निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करना जरूरी है। नियंत्रण का क्या मतलब है? नियंत्रण शब्द का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। नियंत्रण का क्या मतलब है? जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे रोड पर 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो, अगर आपका ड्राइवर का स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं है,
अगर स्टीयरिंग को कंट्रोल में नहीं रखा तो 200% गारंटी है गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। तो किसी गाड़ी को टक्कर मारेगा या साइड में जो पार्टीशन है उसको टक्कर मारेगा और गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और गाड़ी में बैठे हुए लोगों का मृत्यु होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह से संगठन के जो संलग्न संगठनाएं हैं, अगर उनको नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करेंगे तो उनका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। उनका एक्सीडेंट का क्या मतलब है? उनके एक्सीडेंट का मतलब यह है कि उनके अंदर टूट फूट हो जाएगी, उनके अंदर निराशा आ जाएगी और निराशा की वजह से काम करने वाले लोग घर में बैठ जाएंगे। ये एक्सीडेंट की तरह ही है। ये उद्देश्य पूर्ति का कार्य करने के बजाय वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। कुछ लोग निराश होकर घर में बैठ जाएंगे। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम का एक उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग होने के बजाय वो डायवर्शन हो जाएगा, दिशा के विपरीत काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नियंत्रण भी दो प्रकार का है। एक नियंत्रण है सेल्फ कंट्रोल और दूसरा नियंत्रण है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब है? सेल्फ कंट्रोल, अगर आपने ट्रेनिंग लिया है और आपको ऑर्गेनाइजेशन की कार्य प्रणाली समझ में आई, तो कार्य प्रणाली किसको कहते हैं? उद्देश्य पूर्ति के लिए तैयार किया हुआ कार्य करने का तरीका ही कार्य प्रणाली है। उसके दायरे में रहकर अगर आपने कार्य किया तो गंतव्य पर पहुंच जाओगे, उद्देश्य पर पहुंच जाओगे, उद्देश्य हासिल कर लोगे। ये बात का अगर आपने ट्रेनिंग लिया, आपने जानकारी लिया और जानकारी पर आपने मनन चिंतन किया और उसके तहत अगर आपने आचरण किया तो माना जाएगा कि आपने उसको समझकर अमल करने का काम किया। अगर आप दूसरों को समझाने का काम कर रहे हो और अपने जीवन में आचरण करने का काम नहीं कर रहे हो तो कार्य प्रणाली केवल मात्र समझाने का विषय नहीं है, अपने जीवन में पहले आचरण करने का विषय है। आप जानकार हो सकते हैं मगर समझदार नहीं हो सकते। आप समझदार तभी माने जाएंगे जब खुद अमल करने का काम करेंगे। जब खुद अमल करने का काम करेंगे तो माना जाएगा आप समझदार हो। अगर आप अमल नहीं कर रहे हो, केवल भाषण कर रहे हो, केवल कह रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, अपने जीवन में आचरण में नहीं ला रहे हो, तो आप केवल जानकार हो, समझदार नहीं हो, ऐसा माना जा सकता है। तो पहला कंट्रोल जो है सेल्फ कंट्रोल है, यानी खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरा कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। यदि आप सेल्फ कंट्रोल में काम नहीं करते तो गलतियां करोगे। जब गलतियां करोगे तो संगठन के निगरानी में आ जाएगा। निगरानी में आ जाएगा तो संगठन आपको रोकेगा। संगठन आपके ऊपर अनुशासन लागू करने के लिए कहेगा और अगर आपने अनुशासन में फिर भी काम नहीं करने का काम किया तो आपको 1-2 बार वार्निंग दिया जाएगा और अगर इसके बाद भी अगर आपने नहीं माना तो फिर आपको संगठन के बाहर निकाल दिया जाएगा। सरदर्दी रखने की कोई वजह थोड़ी है। कोई आदमी अपने से सरदर्दी पैदा करने का काम थोड़ी करेगा। कोई भी आदमी सरदर्द खत्म करने के लिए गोली लेता है, सरदर्दी बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए, उसको संगठन के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए कहा जा सकता है और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसको उसके हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। एक तो ये नियंत्रण वाला मामला है। निगरानी का क्या मतलब है? निगरानी का मतलब है संगठन ने एक निर्धारित किया हुआ है कार्य प्रणाली। आपको कोई भी काम दिया जाएगा, दिया हुआ काम किस तरह कैसे करना है उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित है। अगर उसी दायरे में रहकर आप काम करते हो तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रहे हो तो निगरानी में आ जाओगे, तहसील के निगरानी में आ जाओगे, जिले के निगरानी में आ जाओगे, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, संगठन चलाने वालों के निगरानी में आ जाओगे। निगरानी के अंदर आने के बाद फिर आपको संगठन बताएगा
कि आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो संगठन के कार्यकर्ताओं को गांव में, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, कमिश्नरी में, स्टेट में और सेंटर में निगरानी का तंत्र विकसित किया गया है जो निगरानी करने का काम करता है। और निगरानी के दायरे में गलत काम करने वाला आदमी कभी भी छूटता नहीं है, वो जरूर आता है। ये तो हो गया निगरानी। तीसरी बात है निर्देशन। आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित कार्य है वो निर्धारित कार्य करने के लिए या आपकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए आपको कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको एक जिले से दूसरे जिले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या आपको संगठन का काम करके ऑफिशियल काम करने में, ऑफिशियल का काम करने का छोड़कर आपको मीडिया में काम करने के लिए या किसी भी प्रकार का काम करने के लिए संगठन आपको निर्देश दे सकता है और आपको उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वो काम कर सके। यदि आपको जो निर्देश दिया गया है अगर उसका आप अनुपालन करते हो वो आप आज्ञाकारी हो। आप नौकर नहीं हो मगर आप आज्ञाकारी हो, और जो आज्ञाकारी होता है वही आदमी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम का सही उपयोग कर सकता है उद्देश्य पूर्ति के लिए। जो आदमी आज्ञाकारी नहीं है वो आदमी निश्चित रूप से पालन नहीं करेगा। आपको निर्देश दिया, आप पालन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मैं दबाव में काम नहीं कर सकता। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, इसका मतलब उसको संगठन समझ में नहीं आया। वो ऐसा कह सकता है कि उसको संगठन समझ में आता है। भ्रम कोई भी आदमी पाल सकता है, भ्रम पालने के लिए किसी को कोई रुकावट थोड़ी है, मगर व्यवहार में कोई चीज दिखाई देती है, जब तक दिखाई नहीं देती है तब तक नहीं माना जा सकता। इसलिए कोई आदमी जबानी तौर पर कह सकता है कि मुझे समझ में आता है, मगर व्यवहार में टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर विद्यार्थी की परीक्षा साल में एक बार होती है, हर दिन विद्यार्थी की परीक्षा नहीं होती है। साल में जब एक बार परीक्षा होती है तब पास होना जरूरी होता है। अगर उस समय पास नहीं हुआ तो उसको नापास घोषित किया जा सकता है। तो ये समझना जरूरी है। निर्देश का पालन करने वाला आदमी आज्ञाकारी होता है, आज्ञापालक होता है। आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होना ही वास्तविक मिशनरी होना है। जो मिशनरी होता है, जो वास्तविक सेवा भावना से काम करता है, वो ही मिशनरी भावना वाला कार्यकर्ता होता है। ऐसा होना बहुत जरूरी है, ऐसा जानना बहुत जरूरी है, ऐसा अमल करना बहुत जरूरी है। तो ये निर्देश का अनुपालन करना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये कहा कि ये मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, तो दबाव में काम ना करने की बात कहने वाले आदमी को संगठन की कार्य प्रणाली समझ में नहीं आई है, ऐसा समझा जा सकता है। जहां तक पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, तो पूर्णकालीन शब्द का क्या अर्थ है? उसका समय नहीं है, उसका समय संगठन का समय है। संगठन निर्धारित करेगा उसका समय कहां उपयोग में लाना है। ये बात समझना जरूरी है। जो पूर्णकालीन नहीं है उसका भी समय, उसको तहसील का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको जिले का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको कमिश्नरी का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको स्टेट का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये संगठन निर्धारित करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कौन से जिम्मेदारी पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करने की जिम्मेदारी संगठन चलाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वो निर्धारित करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कौन से जिम्मेदारी पर रखा जाना चाहिए, कौन से कार्यकर्ता में कौन सा गुण है और कौन से काम के लिए कौन से कार्यकर्ता को रखा जा सकता है। तो इस तरह से निर्देशन के अनुपालन की बहुत ज्यादा जरूरी है। निर्देशन के अनुपालन के बगैर कार्यकर्ता वास्तविक कार्यकर्ता है ऐसे नहीं माना जा सकता है। इसलिए निर्देशन बहुत जरूरी है। एक तो नियंत्रण, निगरानी, निर्देशन। अब है समन्वय। समन्वय जो है कि हमारे पास 78 संगठन हैं, एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, मगर संगठन 78 है, तो उसमें पहला सिद्धांत समझना होगा, जितने भी ऑफशूट संगठन हैं ये स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन नहीं है।
ये बामसेफ जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधीन रहकर कार्य करने वाले उनके बच्चे हैं। और बामसेफ मदर ऑर्गेनाइजेशन है तो मदर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय करवाने की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से वो समन्वय करने की जिम्मेदारी तो बामसेफ के द्वारा सारे संगठनों में समन्वय किया जाएगा। तो उसकी कार्य प्रणाली समन्वय की निर्धारित करनी पड़ेगी। तो पहला सिद्धांत है कि जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन नहीं है, इसलिए उसकी स्वतंत्र और स्वायत्त काम करने की कार्य प्रणाली लागू नहीं है। सबसे पहले यह सिद्धांत समझना होगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि जब बामसेफ को आप मदर ऑर्गेनाइजेशन मानते हो तो उसके निर्देश फॉलो करना जरूरी है। दूसरा सिद्धांत है जब आप उसका निर्देश मानकर काम करोगे तो समन्वय पैदा होगा। 77 के 77 78 संगठनों को निर्देश दिया जाएगा, वो दिया हुआ निर्देश पालन करेंगे, समन्वय निर्धारित होगा और एक ही उद्देश्य के लिए कार्य होगा। जब सारी शक्तियां एक उद्देश्य के लिए, बुद्धि एक उद्देश्य के लिए, पैसा एक उद्देश्य के लिए, हुनर एक उद्देश्य के लिए, समय एक उद्देश्य के लिए, यानी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, मेहनत एक उद्देश्य के लिए लगेगा तो तभी लगेगा जब निर्देश पर काम होगा। सारे संगठन में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता जब ऐसा करेंगे तो ये उद्देश्य पूरा होगा। दूसरा, एक संगठन और दूसरे संगठन के बीच में समन्वय निर्धारित करने का काम भी मदर ऑर्गेनाइजेशन का होगा। हर संगठन का कार्य अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर अवेकनिंग स्क्वाड है, जागृति करने का संगठन है, तो जागृति करने वाले लोग गाना गा रहे हैं, गाना गाने वाले लोग, भाषण करने वाले लोग, प्रशिक्षण लेने वाले लोग एक थोड़ी है, अलग अलग है, मगर ये सभी का उद्देश्य एक है। तो उनके बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है। यदि उनके बीच में समन्वय होगा तो एक ही उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये समन्वय होना बहुत जरूरी है। समन्वय करने के लिए जब तक किसी की पर्टिकुलर जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक ये काम होता नहीं है। इसलिए समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्रेटरी होगा, राज्य स्तर पर होगा, कमिश्नरी स्तर पर होगा, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर होगा, और वो समन्वय सेक्रेटरी सारे ऑफशूट संगठनों में समन्वय निर्माण करने का काम करेगा ताकि उन संगठनों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, उद्देश्य के विपरीत काम ना हो, मनमाने तरीके से काम ना हो, केवल उद्देश्य पूर्ति के लिए काम हो। तो ये सारी बात समन्वय निर्माण करने के लिए ये कार्य प्रणाली निर्धारित होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समन्वय के साथ साथ संगठन के अंदर बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम ये साधन है, संसाधन है। तो ये साधन और संसाधन जो है, साधन और संसाधनों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा आपस में हम सहकार्य करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा साधन संसाधन निर्माण होंगे। अगर हम सारे लोग 78 संगठन के लोग मिलकर काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ये साधन संसाधन इकट्ठा एक मकसद के लिए करना, दूसरा इकट्ठा साधनों और संसाधनों का उपयोग सहकार्य की भावना से करना होगा ताकि उद्देश्य पूर्ति हो सके। तो साधन संसाधनों का निर्माण करना सहकार्य से संभव है, समन्वय बनाकर साधनों संसाधनों का उपयोग करना संभव है, तब जाकर के हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। ऐसा करना अनिवार्य होगा, तभी जाकर हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है, अन्यथा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा दुश्मन हमारे साथ आमने सामने आकर लड़ नहीं सकता।
तो हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, ताकि हमारे संगठनों को तोड़फोड़ करने का काम ना कर सके। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं सतर्क करने के लिए बोल रहा हूं। आप लोग इस सबक को ध्यान रखेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से रखी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और एक सूचना है, इस कार्यक्रम के संदर्भ में अभिजीत भगत कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे बात रखेंगे, ऐसा मैं अभिजीत भगत को अनुरोध करता हूँ। जय मल्हारचे साथियो, देशभरात कोरोना महामारीमुळे बऱ्याच ठिकाणी लॉकडाऊन, संचारबंदी, जमावबंदी, कंटेनमेंट झोन अशी परिस्थिती असताना या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचं हे राज्य अधिवेशन होत आहे। साथियो, अधिवेशन हे त्या संघटनेचा एक समीक्षेचा मुद्दा असतो आणि ह्या बामसेपच्या राज्य अधिवेशनाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून कुठलेही बामसेपचे मोठे जाहीर कार्यक्रम नाही, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जसं म्हणतात की जागृतीचा विस्तव अखंडतेवर ठेवा, याप्रमाणे माननीय वामन मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये बामसेप आणि सहयोगी संघटनांचा कार्यक्रम सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की महापुरुषांच्या जयंत्या असो, विविध मुद्द्यावर चर्चासत्रे असो, मुलाखती असो, इव्हन अभिनव प्रकारचं आंदोलन सुद्धा या माध्यमातून आपण यशस्वी केलं आहे। आणि याच माध्यमातून म्हणजे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच बामसेपचं राज्य अधिवेशन हे ऑनलाईन होत आहे, व्हर्च्युअल होत आहे। या अधिवेशनाचा हा अनुभव वेगळाच राहिलेला आहे। आणि अशाही परिस्थितीमध्ये बामसेप, राष्ट्रीय मूलनिवासी संघ व सर्व सहयोगी संघटनांनी जे काही राज्य अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी काम केलं ते महत्वाचं म्हणावं लागेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जसं म्हणतात की जे लोक ऊन, वारा, पाऊस, मान अपमान यांची चिंता न करता सतत काम करतात ते लोक धन्य होत। हा संदेश खरा ठरत मेश्राम साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये बामसेप आणि सर्व सहयोगी संघटनांच्या सर्व कॅडर्सनी मेहनत केली। त्याच्यामध्ये लॉकडाऊन असेल, जमावबंदी असेल, संचारबंदी असेल व पाऊस असेल, या सर्व परिस्थितीवर मात करत मोठा फंड जनरेट केला। मागच्या राज्य अधिवेशनाच्या तुलनेत याही वर्षी चांगला फंड जनरेट केला हे म्हणावं लागेल। दुसरा मुद्दा असाही म्हणावा लागेल की देशभरात व्यवस्थेने वेगवेगळ्या समस्या निर्माण केलेल्या आहे, मोठ्या केलेल्या आहे। त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की एनपीआर असेल, एनआरसी असेल, सीए असेल, ओबीसीची जनगणना न करणे असेल, आदिवासींकरता 5वी 6वी अनुसूची लागू न करणे असेल, स्त्रियावरील अत्याचार असेल, बदलते कामगार कायदे असतील, किंवा हे सर्व जे मुद्दे आहेत त्याचे सर्व जे मूळ आहे ते ईव्हीएमचा मुद्दा आहे। या असंख्य समस्या वाढत असताना समाजाला सुद्धा हे लक्षात आलेलं आहे की वामन मेश्राम साहेब यांचं नेतृत्व आणि त्यांच्या नेतृत्वातील संघटना हेच या देशामध्ये परिवर्तन घडवून आणू शकते। आणि म्हणून सुद्धा समाजाने सुद्धा याच्यामध्ये साथ सहयोग दिला आहे आणि तो आर्थिक बाबतीत दिलेला आहे। हे सुद्धा या मुद्द्याच्या बाबतीत आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। आम्ही सर्व लोक हे करू शकलो ते केवळ समाजाच्या सहभागामुळे, आणि म्हणून आम्ही म्हणू शकतो की हे आंदोलन आता आंदोलन न राहता जन आंदोलनाकडे चाललेलं आहे। आजच्या या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाच्या माध्यमातून राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधी म्हणून ₹31 लाख हे बामसेप महाराष्ट्र राज्य युनिटच्या वतीनं राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण निधी म्हणून माननीय वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप यांच्याकडे आम्ही बामसेपचे महाराष्ट्र राज्याचे युनिट आणि महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कार्यकर्ते सुपूर्द करीत आहोत ₹31 लाख। धन्यवाद।
मूल्यनिवासी, आज भामसेप आणि राष्ट्रीय मूल्यनिवासी संघाचं 34व महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन व्हर्च्युअल अर्थात ऑनलाईन पद्धतीने संपन्न झालं। या अधिवेशनामध्ये माननीय वामन मेश्राम साहेब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भामसेप यांनी दोन्ही सत्रांमध्ये आम्हाला मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल साहेबांचं भामसेप महाराष्ट्र राज्य युनिटच्या वतीने मी आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या अधिवेशनाचे उद्घाटक माननीय नवीन मुरलीधर राऊत साहेब, लंडन येथील ब्रिस्टोल विद्यापीठाचे समाजशास्त्राचे अभ्यासक। त्याचप्रमाणे आजच्या या दोन्ही सत्रांमध्ये मान्य अतिथीगण तथा वक्तागण मान्य प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार लोखंडे सर डोंबिवली, माननीय MK कोडापे साहेब सामाजिक कार्यकर्ता यवतमाळ, माननीय लक्ष्मण पाटील साहेब छत्रपती क्रांती सेना जळगाव, माननीय संतोषनाथ सर नाथपंथी समाज विकास मंडळ महाराष्ट्र, माननीय डॉक्टर प्राध्यापक सुभाष राठोड प्रदेश अध्यक्ष प्रोटान महाराष्ट्र राज्य, माननीय मौलाना मोहम्मद रफिक साहेब महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हे उपस्थित राहिले। त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल मी अतिथीगणांचं महाराष्ट्र राज्य भामसेप युनिटच्या वतीने आभार मानतो। त्याचप्रमाणे हे अधिवेशन सफल करण्यासाठी आम्हाला ज्यांनी मार्गदर्शन केलं असे माननीय प्राध्यापक DR ओहोळ सर, राष्ट्रीय महासचिव भामसेप तथा प्रभारी केंद्रीय सचिवालय भामसेप भवन पुणे मान्य सचिन तोरणे साहेब, राष्ट्रीय प्रभारी समीक्षा भामसेप, त्याचप्रमाणे मान्य गौतम बनसोडे सर प्रभारी भामसेप महाराष्ट्र राज्य। त्याचप्रमाणे या अधिवेशनाची ही जी सगळी यांत्रिक प्रक्रिया आहे ती अतिशय उत्तम रीतीने आम्हाला उपलब्ध करून देणारे मान्य प्रशांत अंबादे साहेब, राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया, त्याचप्रमाणे मान्य प्रभाकर मौर्य सर, राष्ट्रीय सहप्रभारी सोशल मीडिया, तसेच भामसेप आणि सहयोगी संघटनांचे महाराष्ट्रातील सर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य, सर्व जिल्हाध्यक्ष, सर्व तालुका अध्यक्ष, तसेच राज्यापासून ते तालुक्यापर्यंत विविध स्तरावर काम करणारे आमचे सगळे कार्यकर्ते पदाधिकारी तथा हे अधिवेशन संपन्न करण्यासाठी ज्यांनी भामसेपला तन मन धनाने साथ सहयोग दिला असे सगळे भामसेपचे हितचिंतक, कार्यकर्ते, सहानुभूतीदार या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि हे अधिवेशन संपन्न झालं असं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदयांच्या परवानगीने घोषित करतो। जय मूल्यनिवासी, जय भारत।